तो हेलो एवरीवन, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी का सेकंड आगे का टॉपिक, अवेलेबल एनर्जी पार्ट 2। इसमें आगे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इस लेक्चर में हम उसके आगे देखने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी हीट इंजन अगर दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, सोर्स और सिंक, जहाँ पे T1 सोर्स का टेम्परेचर है और T0 सिंक का टेम्परेचर है, और वो अगर रिवर्सिबल हीट इंजन है यानी कि कार्नोट हीट इंजन है, तो जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा वो हमें मैक्सिमम मिलेगा, और वही मैक्सिमम वर्क आउटपुट को ही हम क्या कहते हैं, अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक हीट इंजन है, दिस इज़ एन रिवर्सिबल हीट इंजन जो कि सोर्स टेम्परेचर T1 और सिंक का टेम्परेचर मान लेते हैं कि T0 पे वर्क कर रहा है। ये जो सोर्स से जो हीट गेन कर रहा है हीट इंजन, वो Q1 अमाउंट की कर रहा है और लूज़ कर रहा है Q2, और यहाँ से हमें कुछ वर्क आउटपुट मिल रहा है। क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है तो जो वर्क आउटपुट मिलेगा हमें वो मैक्सिमम मिलेगा, W मैक्स मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो हमें W मैक्स मिल रहा है यही हमारा क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी। और ये जो हमारा Q2 जो रिजेक्ट हो रहा है नेचर में, उसे क्या कहते हैं हम, अनअवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, अवेलेबल एनर्जी इज़ द मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क आउटपुट फ्रॉम सर्टेन हीट इनपुट इन ए रिवर्सिबल हीट इंजन। ठीक है, यानी कि किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन में जो हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा उसे ही हम क्या कहते हैं, अवेलेबल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेरा Q1 अमाउंट है, ये जो Q1 है, Q1 बराबर क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। तो जितनी भी लो ग्रेड एनर्जीज होती हैं, जैसे कि हीट हमारा क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, ये लो ग्रेड एनर्जी। तो लो ग्रेड एनर्जी इसका कंप्लीट कन्वर्जन इनटू हाई ग्रेड एनर्जी यानी कि वर्क आउटपुट में वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ ना कुछ हमें हीट नेचर में रिजेक्ट करनी ही पड़ती है। जैसे कि Q1 अमाउंट की जो हीट है उसे हमें वर्क में कन्वर्ट करना है, तो इस Q1 का कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ है। हमें Q1 का कुछ पोर्शन यानी कि Q2 अमाउंट का जो पोर्शन है वो नेचर में या फिर सोर्स सिंक में हमें रिजेक्ट करना ही पड़ा। ठीक है, तो कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो Q1 में जो अवेलेबल एनर्जी का पोर्शन था, सिर्फ उतना ही पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, वर्क आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा Q1 क्या है, हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी था, और जो बराबर होता है अवेलेबल प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो मेरा जो W मैक्स है वो क्या होगा, ये मेरा है अवेलेबल एनर्जी विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब ये मेरा Q2 क्या है, ये है मेरा अनअवेलेबल एनर्जी। अब अगर मैं अनअवेलेबल एनर्जी को लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अनअवेलेबल एनर्जी बराबर क्या होगी मेरी, Q1 माइनस अवेलेबल एनर्जी यानी कि W मैक्स। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होगा किसका, अनअवेलेबल एनर्जी का। तो अब हम एक प्रोसेस में देखते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है। हम मान लेते हैं कि कोई एक प्रोसेस हुई हीट एडिशन की फ्रॉम X टू Y ऑन, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है मैंने TS डायग्राम पे। ठीक है, फ्रॉम X टू Y ये एक हीट एडिशन की प्रोसेस हुई जिसमें टोटल अमाउंट की हीट कितनी ऐड हुई, Q1 अमाउंट की हीट ऐड हुई। और यहाँ पे एक हीट इंजन है जिसका सिंक का टेम्परेचर है T0, मिनिमम टेम्परेचर है इसका T0। अब इस प्रोसेस में मैं, ये जो मेरी प्रोसेस हुई है X टू Y, इसमें मैं एक बहुत एलिमेंट्री साइकिल कंसीडर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट्री साइकिल कंसीडर किया, ये एलिमेंट्री साइकिल हमने एक छोटा सा कंसीडर किया। ठीक है, जिस एलिमेंट्री साइकिल में, इस छोटे से साइकिल में जो टेम्परेचर था वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर, जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो T था और लोएस्ट टेम्परेचर मेरा T0 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीट ऐड हो रही है, इस एलिमेंट्री हीट कितनी होगी मेरी, डेल्टा Q। मान लेता हूँ कि मैं डेल्टा Q1 अमाउंट की हीट ऐड हुई, और यहाँ से मुझे वर्क आउटपुट जो मिल रहा है वो मिल रहा है डेल्टा W। अब ये जो मैंने एलिमेंट्री साइकिल कंसीडर किया ये रिवर्सिबल होगा, यानी कि कार्नोट हीट इंजन पे वर्क कर रहा होगा। तो ये जो मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, W मैक्स मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूँ तो मेरा W मैक्स क्या होगा, अब इस साइकिल के लिए मैं अगर एफिशिएंसी लिखूँ तो क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, 1 माइनस T0 बाई T, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे W मैक्स लिखना चाहूँ तो डेल्टा W मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 माइनस T0 बाई T इंटू मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q1, ये मेरा W मैक्स आ जाएगा, डेल्टा W मैक्स। क्योंकि ये मेरा छोटे से एलिमेंट के लिए मेरा W मैक्स आया। अब मैं अगर इस होल प्रोसेस के लिए बात करूं, फ्रॉम X टू Y, X से Y के लिए मैं अगर इसको अब मैं अगर इस पूरी प्रोसेस के लिए बात करूं तो X से Y में मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये मेरा क्या आ जाएगा, W मैक्स, टोटल वर्क, मैक्सिमम वर्क मिल जाएगा मुझे। और डेल्टा Q1 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, डेल्टा Q1 इंटीग्रेशन फ्रॉम X टू Y माइनस T0 इंटू इंटीग्रेशन T0 जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा डेल्टा Q1 बाई T। अब यहाँ पे जो डेल्टा Q1 बाई T है, यहाँ पे इंटीग्रेट हमने X से Y में किया है। डेल्टा Q बाई T क्या होता है हमारा, DS होता है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा Q1 बाई T को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ds लिख सकता हूँ।
बराबर ये डेल्टा Q1, यहाँ पे स्मॉल हीट एडिशन, तो टोटल पूरी प्रोसेस में x से y में कितनी हो रही है Q1 अमाउंट की, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस T0 इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू y इंटू ds, ये हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे इसको मैं इंटीग्रेट करके लिखूँ तो W मैक्स मेरा बराबर हो जाएगा Q1 माइनस T0 इंटू एस वाई माइनस एस एक्स, चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम y टू x, यानी कि यहाँ पे कितनी है एस वाई है और यहाँ पे एंट्रोपी है एस एक्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया डिफरेंस डेल्टा एस, और ये मेरा आ गया W मैक्स। अब हमें पता है एक प्रोसेस में W मैक्स ही क्या होता है हमारा, ये होगा मेरा अवेलेबल एनर्जी, और Q1 क्या है मेरा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी, और ये मेरा T0 माइनस एस वाई माइनस एस एक्स है, यही मेरा क्या है अनअवेलेबल एनर्जी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है Q1 माइनस डब्ल्यू मैक्स, तो यहाँ पे Q1 माइनस डब्ल्यू मैक्स करूँगा तो मेरा हो जाएगा Q1 माइनस डब्ल्यू मैक्स, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो बराबर होगा मेरा T0 इंटू एस वाई माइनस एस एक्स, या फिर इसको लिख सकता हूँ T0 इंटू डेल्टा एस के, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा T0 इंटू डेल्टा एस यानी एस वाई माइनस एस एक्स है, यही मेरा क्या है अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी प्रोसेस में फ्रॉम x टू y अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, सिंक के टेम्परेचर T0 इंटू डेल्टा एस, यानी कि तो किसी भी प्रोसेस में अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, तो किसी भी प्रोसेस में अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है, सिंक के टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर T0 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, ये होती है हमारी अनअवेलेबल एनर्जी। अब इसको अगर हम ग्राफ में देखें कि अनअवेलेबल एनर्जी कौन सी होगी, तो ये होगी मेरी T0, ये है मेरा T0, मेरा ये है हाइट T0 इंटू डेल्टा एस ही है, तो ये जो T0 के नीचे जो कर्व का एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया, यही मेरा क्या है अनअवेलेबल, ये मेरा T0 इंटू डेल्टा एस, यही मेरा क्या है अनअवेलेबल एनर्जी। और ये जो x से y, ये जो T0 के ऊपर का जो कर्व दिख रहा है हमें, ये एरिया जो दिख रहा है, यही मेरा क्या है अवेलेबल एनर्जी, और अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, यही मेरा क्या होगा टोटल एनर्जी, यानी कि Q1 बराबर क्या होगा अवेलेबल एनर्जी का एरिया प्लस अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो T0 के नीचे जो एरिया होगा वो क्या होता है अनअवेलेबल एनर्जी, और T0 और जो मेरा टोटल जो प्रोसेस हुई है उसके बीच का जो एरिया है वो क्या होता है अवेलेबल एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी है यही W मैक्स है मेरा, अवेलेबल एनर्जी को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं केवल वर्क आउटपुट में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि हमारा क्लियर हो गया कि अवेलेबल एनर्जी क्या होती है और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी व्हेन Q1 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम T1 टेम्परेचर टू T2 वेयर T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास दो सिस्टम्स हैं। जो पहला सिस्टम है उसका जो हीट इंजन है उसके पास जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो Q1 अमाउंट की एनर्जी रिसीव हो रही है फ्रॉम टेम्परेचर सोर्स T1, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम है उसके जो हीट इंजन के में जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो भी Q1 अमाउंट की ही हो रही है, बट उसके जो सोर्स का टेम्परेचर है वो T2 है। अब यहाँ पे हमें अमाउंट की जो एनर्जी मिल रही है हमारे हीट इंजन को वो तो सेम है, Q1 अमाउंट की ही एनर्जी दोनों सिस्टम्स में मिल रही है, बट जो सोर्स का टेम्परेचर है दोनों में वो अलग अलग है। जो फर्स्ट सिस्टम है उसके सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, जो सेकंड के सोर्स का टेम्परेचर है वो कम है। अब हमें अवेलेबल एनर्जी में अब इन दोनों की अवेलेबल एनर्जी में हमें कंपैरिजन करना है कि कौन से हीट इंजन के पास अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर इनके दोनों के अवेलेबल एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब Q1 अमाउंट की जो हीट है वो अगर हम T1 हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर यानी कि T1 से T2 पे जब हम शिफ्ट करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो अवेलेबल एनर्जी में कितना डिफरेंस आता है या फिर कितने अमाउंट से डिक्रीज होती है, ठीक है। तो ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो सिस्टम से ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहला मेरा हीट इंजन कंसिडर किया, मैंने हीट इंजन जो कि जिसका सोर्स का टेम्परेचर है T1 और सिंक का टेम्परेचर है T0, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ एनर्जी रिसीव हो रही है, वो Q1 अमाउंट की हीट ये हीट इंजन ले रहा है। ये दोनों काम किस पे करेंगे, हीट इंजन इरिवर्सिबल हीट इंजन होंगे। तो यहाँ से हमें W जो मिलेगा W मैक्स मिल रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जो हीट रिजेक्ट कर रहा होगा ये सिस्टम वो कुछ Q2 अमाउंट की हीट को रिजेक्ट कर रहा होगा। और जो दूसरा सिस्टम होगा उसके सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा T2, जो कि हीट इंजन पे एक हीट इंजन लगा होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन होगा ये भी, और इसके सिंक का जो टेम्परेचर है वो भी T0 होगा। अब यहाँ पे हमें जो हीट टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो रिसीव कर रहे हैं हीट इंजन ये दोनों के पास बराबर होगी, ये भी Q1 ही होगा इसके पास भी। अब यहाँ पे ये जो W मैक्स मिल रहा होगा वो हमें अलग मिल रहा होगा, ठीक है। कुछ W मैक्स डैश बोल देते हैं इसे हम, W मैक्स डैश, और यहाँ पे जो एनर्जी रिजेक्ट कर रहा होगा वो उसे Q2 डैश बोल देते हैं। अब यहाँ पे बीच में मैं कंडीशंस लिखता जाऊँगा और यहाँ पे हम दोनों के कंपैरिजन करते जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2,
यानी कि इस सोर्स का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इस सोर्स का टेम्परेचर कम है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके लिए Q1 लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 विल बी इक्वल टू T1 इंटू डेल्टा एस, ये लिख सकता हूँ मैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल इंजन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 को लिख सकता हूँ T1 इंटू डेल्टा एस। यहाँ पे Q1 को क्या लिख सकता हूँ, Q1 इक्वल टू T2 इंटू डेल्टा एस डैश, इसकी चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस डैश होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे डेल्टा एस डैश विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एस होगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन हमें यहाँ से क्या मिल गई, सेकंड कंडीशन, डेल्टा एस डैश विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एस। तीसरा हम कंडीशन यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, Q2 को, Q2 विल बी इक्वल टू T नॉट इंटू डेल्टा एस लिख सकता हूँ। Q2 विल बी इक्वल टू T नॉट इंटू डेल्टा एस डैश लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे T नॉट दोनों में बराबर है और हमें पता है कि इस कंडीशन में डेल्टा एस डैश बड़ा है और डेल्टा एस कम है। तो यहाँ से मुझे तीसरी कंडीशन क्या मिल जाएगी, थर्ड, Q2 डैश, यहाँ पे ये Q2 डैश है तो Q2 डैश विल बी ग्रेटर देन Q2, यानी कि यहाँ पे मुझे जो हीट रिजेक्शन हो रहा होगा Q2 डैश वो ज़्यादा हो रहा होगा इन कंपैरिजन टू Q2। तो यहाँ पे जो हीट रिजेक्शन हो रहा होगा वो ज़्यादा हो रहा होगा। अब थर्ड कंडीशन में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी लिखूँ, यानी कि W मैक्स यहाँ पे क्या होगा, Q1 माइनस Q2, और इसके लिए अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, अवेलेबल एनर्जी यानी कि W मैक्स डैश विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डैश। अब यहाँ से हमें पता है कि क्योंकि Q2 डैश बड़ा है Q2 से, तो यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी यानी कि W मैक्स डैश कम होगा W मैक्स से। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन हमें, फोर्थ कंडीशन क्या मिल जाएगी, W मैक्स विल बी ग्रेटर देन W मैक्स डैश, यानी कि इसके जो अवेलेबल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस अवेलेबल एनर्जी डैश के। ठीक है, इसके पास अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा होगी, ये हमने कंडीशन से ये प्रूव कर चुके हैं कि अवेलेबल एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं कि किस अमाउंट से ज़्यादा होगी, तो वो देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अवेलेबल एनर्जीज़ का डिफरेंस ले लेते हैं। अवेलेबल एनर्जी का W मैक्स माइनस W मैक्स डैश कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस इन अवेलेबल एनर्जी, और इसे कह सकते हैं हम डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, इसको मैं कुछ भी कह सकता हूँ, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी कह सकता हूँ या फिर डिफरेंस इन अवेलेबल एनर्जी। तो ये बराबर क्या होगा, Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 डैश। यहाँ से Q1 कैंसिल हो गया, Q1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या मेरा, Q2 डैश माइनस Q2। अब यहाँ से Q2 डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, T नॉट इंटू डेल्टा एस डैश, T नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस Q2 क्या लिख सकता हूँ, T नॉट इंटू डेल्टा एस, T नॉट इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो अब इसके आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहीं पे लिख देता हूँ, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी बराबर होगी T नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। ये हो गई मेरी डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या होगा, लोएस्ट टेम्परेचर यानी कि T नॉट जो सिंक का टेम्परेचर है दैट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस इन एंट्रोपी चेंजेस, मतलब कि जो सेकंड है इसमें एंट्रोपी में जितना इंक्रीमेंट हुआ है माइनस डेल्टा एस, यानी कि इसकी जो एंट्रोपी में चेंज था। अब इसको अगर मुझे ग्राफिकली प्रूफ करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे एक ग्राफ कंसीडर करता हूँ TS डायग्राम पे, कारनॉट हीट इंजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंक का जो टेम्परेचर है वो लिया मैंने T नॉट, जो सिंक का टेम्परेचर था, और ये साइकिल हमारा चल रहा था। यहाँ पे ये सोर्स का टेम्परेचर था मेरा T1। अब मुझे पता है यहाँ पे ये जो प्रोसेस थी, यहाँ पे ये मेरा था इनिशियली डेल्टा एस था मेरा। ठीक है, तो ये T नॉट इंटू डेल्टा एस, यही मेरा क्या था, अनअवेलेबल एनर्जी था इनिशियली। मैंने पिछले थोड़ी देर पहले देखा था कि जो सिंक का टेम्परेचर है T नॉट, उसके नीचे जो एरिया आएगा उसी को क्या कहते हैं हम, टोटल एरिया जो T नॉट के नीचे आएगा उसी को क्या कहते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अब हमने क्या किया, सेकेंड जो प्रोसेस, इसमें हमने Q1 अमाउंट की हीट यहाँ पर ऐड हो रही थी, Q1 अमाउंट की हीट। अब हमने ये जो टेम्परेचर था T1 को टेम्परेचर को T2 पे ले आए, डिक्रीज कर दिया। तो मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर कुछ, अब जो नेक्स्ट साइकिल बनेगा वो रेड पेन से बना रहा हूँ, ये मैंने कुछ साइकिल को ये T2 टेम्परेचर पे हमने ले आए। ठीक है, अब क्योंकि जब हम T2 टेम्परेचर पे लेके आए थे तो हमारी जो एंट्रोपी में चेंज था वो बढ़ गया था। तो एंट्रोपी पहले इनिशियली डेल्टा एस थी, तो अगला मान लेते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच गए, ये साइकिल कुछ इस तरह से बन गया। तो ये जो डेल्टा एस डैश है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो गया हमारा डेल्टा एस डैश। ठीक है, और यहाँ से हमें जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो हो रही है Q2 डैश, और पहले जो हो रही थी वो कितनी हो रही थी, Q2। ठीक है, अभी यहाँ पे एनर्जी रिसीव तो हमारी सेम ही है, Q1 ही है। ठीक है, ब्लैक पेन से हमारा पिछला साइकिल था और रेड पेन से हमारा जो नेक्स्ट साइकिल जब हमने टेम्परेचर T2 कर दिया तो वो बन गया। अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो अनअवेलेबल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, यही पोर्शन हुआ है, इतना पोर्शन इंक्रीमेंट हुआ है। ये पोर्शन हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो एरिया क्या होगा मेरा, T नॉट
दिस टी नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा टी नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। ठीक है, आ गया मेरा ये टी नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। तो देखिए जितना मेरा इंक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी हुआ है वही तो मेरा क्या था डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, यानी कि अवेलेबल एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही अमाउंट से अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस ग्राफ में हमने देख लिया कि कितने अमाउंट से अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज हुई है, टी नॉट इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस से, जो कि बराबर है डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, या तो इसको बोल सकता हूँ मैं क्या डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी या फिर इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।